जब कभी भी आप आफ्टर इफेक्ट्स खोलेंगे तो कभी ना कभी आपको ये वार्निंग वाला मैसेज तो मिल जाएगा, यूर डिस्क कैश फोल्डर इज ऑन अ ड्राइव दैट डज नॉट हैव इनफ अवेलेबल स्पेस। तो ये वाला मैसेज आपको मिल जाएगा। तो स्क्रैच डिस्क आपको ये मीडिया एंड डिस्क कैशे प्रेफरेंसेस में ये मिलेगा। ओके, इसको ओके करता हूँ और एडिट में जाता हूँ। ये पहले तो ये विंडो खुलेगा, उसको बंद किया। प्रेफरेंसेस में जाते हैं, मीडिया एंड डिस्क कैशे, एडिट के प्रेफरेंसेस, मीडिया एंड डिस्क कैशे, इसमें जाएंगे और एम्प्टी डिस्क कैशे ये वाला बटन दबा देंगे और ओके कर देंगे। तो जितना भी टेम्परेरी फाइल्स आफ्टर इफेक्ट्स ने घेर रखी है आपकी ड्राइव में वो क्लीन हो जाएगी। और ये क्लीन डाटाबेस एंड कैशे, इसको भी क्लिक करना है। तो ये क्लीन कर देगा जो भी टेम्परेरी फाइल्स बनती है। हम आफ्टर इफेक्ट्स में काम करते हैं, जो भी रैम में जो भी फाइल जाती है या टेम्परेरी फाइल बनती है वो ये सब क्लीन कर देता है और हमारा स्पेस खाली हो जाता है। और आफ्टर इफेक्ट्स के लिए जो डिस्क कैशे हमने फोल्डर बना रखे हैं या ऑटो सेव फाइल के लिए बना रखे हैं वो उनके लिए जगह और बढ़ जाती है। तो ये आप करते रहिए, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं ये। आप ऐसे भी कर देंगे तो भी चलेगा। इसको ओके कर देंगे। बस अब मैं ये नया सिखाने वाला हूँ, ये रोटो ब्रश टूल। फुटेज देख लीजिए आप, तितली है फूल पर बैठी है, ये इसका मुझे मैं रोटो करूँगा। रोटो करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा। रोटो मतलब सिलेक्शन होता है, रोटो का जो होता है रोटो को सिलेक्शन बोलते हैं। इसका सिलेक्शन करूंगा, रोटो करूंगा यानी कि, और इसका बैकग्राउंड चेंज करूंगा। अभी 29.97 फ्रेम एफपीएस पर है, मैं इसको 25 पे कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। इसको ले लेता हूँ नीचे और कंपोजिशन साइज में 300 है अभी, तो मैं 200 कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका। मैं इसको 150 कर लेता हूँ तो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए ये रोटो ब्रश टूल ले लेता हूँ, ये शॉर्टकट वाला है। एक मास्क वाला भी होता है, मास्क बनाना पड़ता है, पूरा बॉर्डर पे मास्क मैन्युअली बनाना पड़ता है और इस टूल की वजह से मास्क बनाना नहीं पड़ेगा। ये क्लिक किया यहाँ पर और इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो ये कुछ इस तरीके से खुल जाता है, इसका लेयर ओपन हो जाता है। और इस टूल को इस तरीके से फेरना है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये ब्लू लाइन जो आ रही है वो ये पूरी चारों तरफ बन जाती है ऑटोमेटिक। और इसको नेक्स्ट फ्रेम से देखते हैं, पेज डाउन से देखते हैं तो भी ये बराबर दिख रही है। अभी कभी कभी ये छोड़ देता है, जैसे कि अभी छोड़ना चालू किया है। इस तरीके से ये काम करता है। ये जैसे कि ये पंख जो है यहाँ पर छोड़ दिया है, ये पेज अप से पीछे जाएगा, पीछे वाली फ्रेम आएगी और पेज डाउन से आगे वाली फ्रेम आएगी। तो इससे मैं वापस से सिलेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से और पेज डाउन करता हूँ। फिर से ये कॉर्नर सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर पेज डाउन यानी कि नेक्स्ट फ्रेम। अभी तक तो ये बराबर जा रहा है, ये यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो बैक आना पड़ेगा मुझे। ये बैक में ही स्टार्टिंग में ही ये होम कर देता हूँ, यहाँ से ही इसमें सिलेक्शन बराबर नहीं हो रहा है। तो मैं जाता हूँ और ध्यान रखना पड़ता है हर एक साइड का कि डिसलेक्ट ना हो जाए। डिसलेक्ट होगा तो उतना रोटो नहीं होगा। अभी जैसे कि ये यहाँ पर है,
मैंने ये सीधा कर दिया इसको। अब इसके आगे से ये उसे करने की कोशिश करेगा। नहीं करता है तो हमें मैनुअली टूल को फेरना है इस तरीके से। इससे क्या होगा कि कटिंग हो जाएगी, लेकिन फाइल साइज थोड़ी सी हैवी हो जाती है। शॉर्टकट है सिलेक्शन करने का। पेज डाउन कर रहा हूं मैं, और थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूं ताकि पूरा दिखता रहे। पेज डाउन किया, फिर पेज डाउन। जहां पर भी ये छोड़ता है सिलेक्शन, वहां पर हमें जाकर के मैनुअली करना पड़ता है। और यदि ज्यादा सिलेक्शन कर लिया, मान लो कि यहाँ से ये सिलेक्शन ज्यादा हो गया इतना, तो ऑल्ट प्रेस करके इसको माइनस कर सकते हैं, इसको उस हिस्से को रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से। और ये कुछ दिख रहा है कॉर्नर में, तो इसको भी मैं माइनस से ऑल्ट के साथ डिसेलेक्ट कर दूंगा और वो अंदर सिलेक्शन आ जाएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि हर एक फ्रेम पे रेंडर चेक करना है। और रोटो टूल होता है, पेन टूल। पेन टूल से रोटो कर सकते हैं, लेकिन वो मैनुअली होता है। ऑब्जेक्ट कितना भी हिल रहा है, कैसा भी कर रहा है, वो मैनुअली कट करना पड़ता है। और कहाँ पर रोटो टूल काम में आएगा, कहाँ पर पेन टूल काम में आएगा, ये आगे जाकर के आपको समझ में आ जाएगा। ये फ्लावर छोड़ दिया है इतना इतना, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये इतना हिस्सा माइनस में कर दिया। तो ये बैक भी आया, तो भी हल्का सा ये प्लस मुझे करना है, ऑल्ट दबा हुआ रह गया था इसके लिए। ये भी, ये भी। पेज डाउन कर रहा हूँ मैं ताकि अगली फ्रेम दिखाई दे सके। अभी ये प्रोसेसिंग कर रहा है फ्रेम को लोड होने के लिए। ऑल्ट के साथ मैंने उसको रिमूव कर दिया। हर एक फ्रेम पे चेक करना पड़ेगा बराबर सिलेक्शन जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ये काम होता है फ्रेम बाय फ्रेम। आपको ये ध्यान से काम करना है। शॉर्टकट टूल है ये। अभी पूरा रोटो गायब हो गया इसमें से। अब मुझे यहाँ पर पूरा फिर से बनाना पड़ेगा इस तरीके से। ये बन गया है। बैक साइड में भी इतना था, और आगे भी मैं चेक करता जा रहा हूँ। फ्रेम लोड होने में टाइम लगता है।
थोड़ा सा ये यहाँ पर भी हट रहा है। और ये थोड़ा सा ऊपर भी कहीं ना कहीं से तो छूट जाता है, वो ध्यान रखना है हमें। अब ये ऊपर की तरफ माइनस करके उसे निकालना पड़ेगा। ये निकल तो गया है। ये साइड में रोटो ब्रश एंड रिफाइंड एजेस का एज का ये पैरामीटर खुल गया है, तो वहां पर भी वैल्यू डाल करके एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाला पार्ट छूट गया है। अभी बराबर जा रहा है। फ्रेम बाय फ्रेम का काम है ये, और ये बराबर आपको चेक करते रहना है, कोई ना कोई पार्ट तो छोड़ ही देगा। सिलेक्शन करने के बाद में इसको फेदर भी दे सकते हैं, और जो जो सिलेक्टेड हो रहा है वो रहेगा, बाकी का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से कैरेक्टर होते हैं वो कर सकते हैं। कैरेक्टर का अगर शर्ट अलग बिल्कुल वाइट है और बैकग्राउंड में थोड़ा डार्क है, तो आराम से आसानी से इस टूल से रोटो करके उसे अलग निकाला जा सकता है। अभी फिलहाल ये तितली का जो कंट्रास्ट कलर है ये अलग है, इसके लिए ये आसानी से निकल रहा है। और बैकग्राउंड का थोड़ा डल कलर है, इसके लिए तितली ऊपर दिखाई दे रही है बराबर, और सिलेक्शन भी इसीलिए बराबर पकड़ रहा है। एक एक फ्रेम कर रहा हूँ मैं रेंडर। अभी पंख मुड़ने वाले हैं तो कुछ ना कुछ गायब होने वाला है, जैसे कि ये सिलेक्ट कर लिया है बराबर। अभी यहाँ से छोड़ दिया है। अभी यहाँ से छोड़ दिया है। सिलेक्शन शुरू से आपका बराबर चलता रहेगा तो एंड पे आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। ये यहाँ से थोड़ा सा अलग हो रहा है, और ये यहाँ पर भी।
थोड़ा छूटेगा तो सही, क्योंकि मैं भी आपको समझाने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपका। और टाइम तो थोड़ा देना पड़ेगा, ये टाइम, ये फ्रेम बाय फ्रेम करने का काम है, तो टाइम तो आपको निकाल कर देना ही पड़ेगा इसमें। मैं जस्ट आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ। और इतना सिलेक्शन आप अगर पेन टूल से करने जाएंगे तो डेफिनेटली आपके 6-7 घंटे खराब हो जाएंगे, इतना एक्यूरेट नहीं निकल पाएगा। तो ये टूल बहुत काम का है, और जरूरी नहीं कि हर जगह यही टूल काम में आएगा, आपको मैनुअली रोटो भी करना पड़ेगा। बहुत पुराने वर्जन में ये टूल नहीं था, बाद में ये ऐड किया गया, सीसी जब आया था, मतलब सीएस जो आया था, सॉरी सीसी नहीं, सीएस आया था, वहां से इस टूल को ऐड किया गया है। काफी अच्छा टूल लगा मुझे, शॉर्टकट होता है सिलेक्शन बनाने का, और हमारी मेहनत बच जाती है, और टाइम भी बच जाता है। ये कुल मिला करके 15 मिनट का काम होगा। 15 मिनट में इतना बड़ा रोटो, 150 फ्रेम का रोटो निकाल दिया है। अभी यहाँ से पूरा सिलेक्शन छोड़ दिया है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर पूरा सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। बॉर्डर बॉर्डर से हमें सिर्फ फेरना है इस टूल को इस तरीके से, और सिलेक्शन बन जाएगा इस तरीके से। ये बन गया है। ये यहाँ पर छोड़ दिया है, तो यहाँ पर मैं मिला देता हूँ। हर एक साइड का आपको ध्यान रखते रहना है। ये कंप्लीट हो गया है। और ये इसके पैरामीटर दिए हुए हैं। फेदर है 5 का, मैं 10 का फेदर कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ इसको। और यहाँ पर भी ये दिए हुए हैं, जैसे कि ये वाइट, ब्लैक एंड वाइट हो गया है, यहाँ पर ये है। और यहाँ पर बैकग्राउंड को रेड कर दिया है, और हो ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा, उस फोरग्राउंड, उसको अलग ही हाईलाइट कर दिया गया है इसमें। तो इस तरीके से ये काम होता है इसमें। और बस अब मैं आ जाता हूँ कंपोजिशन वाले विंडो में। यहाँ पर ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा। ये इस तरीके से ये ओपन हो गया है। अब मैं इसमें बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड के लिए प्रोजेक्ट में जाऊंगा, प्रोजेक्ट में यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा। सबसे पहले ये क्या है कि थोड़ा हैवी हो गया है अभी, और अगर मैं बैकग्राउंड डाल करके रेंडर करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा रेंडर करने में। इसको स्पेस भी दबा कर देखता हूँ तो एक एक फ्रेम चलने में इसको बहुत टाइम लग जाएगा इस तरीके से। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी फिलहाल देख रहा हूँ मैं कि इतना ज़्यादा भी हैवी नहीं हुआ है ये।
हैवी तो है पर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हुआ है, तो इसको कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ कि ये टाइम ज़्यादा ले रहा है आफ्टर इफेक्ट्स इसको रेंडर करने में या प्रीव्यू करने में, तो आप इसको ये इसका फाइल साइज विदाउट बैकग्राउंड निकाल सकते हैं। वो टिफ में भी निकल सकता है और टीजीए में भी निकल सकता है। और अब मैं बैकग्राउंड देखता हूँ कोई दूसरा, जैसे कि ये वाला बैकग्राउंड देख लीजिए आप, इसमें डाल देता हूँ। प्ले किया है अभी मैंने। बैकग्राउंड कोई भी हो चलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आप बैकग्राउंड डालते हैं उसमें। अभी ये यहाँ पर बराबर प्ले नहीं कर रहा है। इस तरीके का ये बैकग्राउंड है। मैं इसको ड्रैग करके डाल देता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में यहाँ पर। और इसको, इसका एफपीएस कितना है और इसका एफपीएस कितना है? इसका है 25, पुराने वाले का तितली का 25 है और इसका 29.97 है। तो इसको मैं मेन पे जाऊंगा और इसको 25 कर दूंगा और एंटर कर दूंगा और इस बैकग्राउंड को ड्रैग करके नीचे डाल दूंगा। तो ये बैकग्राउंड इसके पीछे आ जाता है। अब मैं रेंडर चेक करता हूँ, ये क्वालिटी हाफ है, यहाँ पर फुल नहीं है। फुल होगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं 0 प्रेस करता हूँ और इस तरीके से ये प्रीव्यू रेंडर हो रहा है और बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है इसका। तो इस तरीके से रोटो टूल काम करता है। ऑटोमेटिक रोटो है ये। शार्प एजेस यदि आपके फुटेज में होंगी तो ये आसानी से उसको रोटो कर देगा। अगर शार्प एजेस नहीं होंगी, जैसे कि इसमें ये जो रोड दिखाई दे रही है, अगर आप उसे रोटो करने जाएंगे तो बराबर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये मिक्स हो रहा है और ये छोटा है, बहुत छोटा है ये, और इसके पिक्सल भी कम है। इसके लिए ये रोटोटूल इस टाइप की जगह पर काम नहीं करेगा। मतलब काम करेगा लेकिन बराबर सिलेक्शन नहीं देगा, बराबर रिजल्ट नहीं देगा। अभी ये हो रहा है रेंडर, और प्रीव्यू रेंडर के लिए वेट तो करना पड़ता है। तो बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है, टॉप से लिया हुआ है, ड्रोन से लिया हुआ है। ये कुछ मैसेज आया, इसको मैं कीप कर देता हूँ। बस ये अभी होने को ही है। मतलब कि टोटल 6 सेकेंड का फुटेज है ये। 150 फ्रेम होता है, 150 फ्रेम है, यानी कि 6 सेकेंड होते हैं, 25 पर फ्रेम एफपीएस पर। तो ये 6 सेकेंड्स का फुटेज है। और रोटो भी अच्छा कटा है इसका। और थोड़ा ध्यान दिया जाता तो थोड़ी सी और बारीकी थी इसमें, वो से भी कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम और लगता है इसमें। अभी फिलहाल ये रेंडर हो गया है। तो इस तरीके से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। रोटो टूल, रोटो ब्रश टूल का ये काम है। तो ये मैं लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।